क्यों? से मतलब क्योंकि जब अगर हम उसे रिमूव करेंगे, अगर वो कहीं जगह से फट जाएगा तो वो उसमें से जो मतलब वो स्पर्म्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। हाँ, क्योंकि फीमेल कॉन्डम बहुत अंदर तक इंसर्ट होता है तो उसको रिमूव करते टाइम स्पीलेज के चांसेस होते हैं, राइट? इस वजह से। गुड। तो जो नीट क्वेश्चन पूछता है वो इतना ही पूछता है कि एसटीडी से कौन प्रोटेक्ट करता है, डिटेल नहीं पूछता, पर तुम्हें पता तो होना चाहिए ना ऐसा क्यों है ना? तो ये नॉलेज के लिए था। गुड। इतना ही था फीमेल कॉन्डम का पार्ट, ज्यादा नहीं था। अब फीमेल प्रोटेक्शन में जो हमने पढ़ा था, देखो मेल में सिर्फ कॉन्डम पढ़ने थे, फीमेल में कॉन्डम्स हुआ। अब हमें पढ़ना है डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड सर्विकल वॉल्स। ठीक है, देखो सर्विकल कैप एंड सर्विकल वॉट सुन के क्या लगता है किस पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे? सर्विक्स। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। ये सर्विक्स, ये नीचे वजाना है, यानी कि सर्विक्स तक जाती होगी ये चीज, है ना? तो इस ओपनिंग से हम वजाइना के थ्रू सर्विस तक हमें कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा देंगे। ठीक है, वॉल्ट पे क्या होता है? वॉल्ट होता है किसी चीज को क्लोज करके रख देना एक तरह से। कभी तुमने अगर किसी कोई हॉलीवुड मूवी में सुना हो कि वॉल्ट्स रखे होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, तो एक तरह से तिजोरी लग देनी, यानी मतलब एक तरह से तुम कोई बैरियर ही लगा रहे हो ना, ताकि स्पर्म अंदर ही ना जा पाए। तो ये सर्विक्स तक होता है, स्पर्म सीमन को अंदर रिलीज नहीं होने से बचाता है। सेम ही चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है इन तीनों में। तो देखो सर्विकल वॉल्ट्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, कैन यू सी दिस? सो ये वाला हिस्सा ना सर्विक्स तक होगा। ठीक है, ये बाहर की तरफ रखेगा और अंदर से ना इस तरफ से ये खोखला होगा। ठीक है, खोखला होगा इन द सेंस, क्योंकि हमारा क्या काम है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सो पीनट्स कैन पेनिट्रेट, पर वो सीमन रिलीज करेगा तो बस वो अंदर नहीं जाएगा, तो इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना है, राइट? तो इसलिए अंदर से खोखला होगा। अगर सर्विकल कैप्स कहते हैं तो क्लैप्स ये है। कैप ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, तो इसको आराम से मोड़ा जा सकता है और अंदर इंसर्ट किया जा सकता है, राइट? तो अब देखो ठीक है कैसे फ्लेक्सिबल होती है ये देखो। अब ये है डायफ्राम। तो इस पे ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं? वो तुमसे सिर्फ इतना पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल। फिर वो वर्ड्स मेंशन करेगा। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कॉन्डम्स में, क्योंकि हमने जनरली सुना होता है लड़कों के होते हैं, लेकिन भाई लड़कियों के भी होते हैं, हमें पता चल गया। और डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड सर्विकल वॉट्स, ये तो तुमको देख के पता चल जाएगा कि फीमेल यूज करती है। डायफ्राम में कंफ्यूजन हो सकती है, तो रिमेंबर ये फीमेल का बैरियर मेथड है। ओके, कुछ नहीं होता। ये जो डायफ्राम्स वगैरह होते हैं, अगर आप ये देखो, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को अंदर इंसर्ट करेंगे। यानी कि अगर ये फीमेल का सर्विक्स है, ठीक है, और ये उसका वजाना है, तो इस पार्ट को, ये जो ब्लू कलर से है मैं इसे डाल रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से अंदर जाएगा। ठीक है, फिर उसको रिलीज कर देंगे। तो अगर तुम ध्यान से देखो, देखो अंदर से तो खाली है ना ये इस तरीके से। तो सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होती है, पीनस कैन पेनिट्रेट, बस सीमन अंदर नहीं जाएगा, इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, क्या होता है ना, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्पर्मसीडल फॉर्म्स यूज किए जाते हैं। फॉर्म इज लाइक, कभी घर में किसी को शेव करते हुए देखा है? तो जब शेव करते हैं तो देखो ना व्हाइट व्हाइट कलर की झाग सी बन जाती है, या फिर साबुन लगाते हो तो शैम्पू करते हो तो सिर पे झाग बनती है, तो वो फॉर्म होती है। वैसे ही बॉटल्स में डिफरेंट कंटेनर से फॉर्म्स मिलती है जो स्पर्मसीडल होती है। कैसी होती है? स्पर्मसीडल, सीडल मीन्स किलर। तो ये जो केमिकल होते हैं ना, ये इसी के अंदर पावर होती है कि स्पर्म्स को मार सके। तो क्या करते हैं कि इनको इंसर्ट करने के लिए, देखो अगर कोई चीज ड्राई है तो उसको साथ इंसर्ट करना मुश्किल है, तो इसके आसपास ना वो स्पर्मसीडल जेल्स या फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा सा ना वो हो जाता है, चिकना सा हो जाता है, सॉफ्ट। तो फिर इसको फीमेल बॉडी में इंसर्ट करना इजी हो जाता है, और उसके साथ वो जो फॉर्म्स होती है वो स्पर्मसीडल होती है, तो वो थोड़े स्पर्म को वैसे भी मार देती है। ठीक है, तो इनको स्पर्मसीडल जेल्स या फॉर्म्स के साथ यूज किया जाता है। ओके, तो ये एक बार ये एम्स का क्वेश्चन आई थिंक इज रीजन का, कि स्पर्मसीडल जेल्स इनके साथ यूज किए जाते हैं कि नहीं। तो वो यूज किए जाते हैं ताकि इनको इंसर्ट करना इजी हो जाए और इनकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ स्पर्म को रोक नहीं रहे हैं बल्कि उसको किल भी कर रहे हैं, राइट? ठीक है, देखो अब यही बात यहाँ लिखी है, that diaphragm, cervical caps and walls are inserted and protect the cervix from the entry of semen। तो याद रखना सीमन की एंट्री कर रहे हैं। इसकी खास बात क्या होती है इन सब की? इनकी सबसे खास बात ये है कि ये रीयूजेबल है। देखो जो फीमेल कॉन्डम थे या मेन कॉन्डम था, दोबारा यूज तो नहीं कर सकते ना, लेकिन वो बहुत ही थिन होते हैं, उनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये रीयूजेबल है, तो इनको वॉश करके दोबारा से यूज किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छा है। तो सस्ता सस्ता इंतजाम है ना, बार बार कॉन्डम खरीदने से अच्छा है इसे खरीद लो, राइट? दूसरा, इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर देती है बाय स्पर्मसीडल जेल।
सो स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेल्स या फॉर्म्स यूज करने से इनकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बस इनका नुकसान क्या है, दे डू नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी। क्यों क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते? क्योंकि यार ये सर्विक्स के यहाँ जाके लगे हैं, ये रहा वजाइना बेटा, यार ये यहाँ जाके लग गए, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो सीमन आ गया था ना, रिलीज तो हुआ था ना। देर इज पॉसिबिलिटी ना, अगर एड्स का वायरस है, कोई वायरस है, तो यहाँ पे फीमेल की बॉडी के सेल्स भी होते हैं, तो इसके थ्रू एंटर कर सकता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ये बता नहीं सकते, ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो सबसे अच्छा बैरियर मेथड कौन सा होगा? व्हाट डू यू थिंक? गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग। कौन सा सबसे अच्छा बैरियर मेथड होगा? मैम डायफ्राम। मैम अटेंडेंस। अभी नहीं हुआ। मैम डायफ्राम। डायफ्राम क्यों? कॉन्डम्स। कॉन्डम्स। सबसे अच्छा मेथड है डायफ्राम कॉन्डम्स। मैम। बोल बोल, क्यों क्यों डायफ्राम क्यों? मैम क्योंकि ये रीयूजेबल है, मतलब बार बार इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, और लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा रहा ना, इसलिए सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है दैट इज कॉन्डम, दैट इज आल्सो मेल। तो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन का जो मेथड है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, वो मेल के पास है। तो व्हाट कैन बी डू इज, कि फीमेल यूज कर सकती है मेथड डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्स या कॉन्डम्स, लेकिन मेल को हमेशा कॉन्डम यूज करनी चाहिए, क्योंकि उससे इंश्योर हो जाएगा कि दोनों को सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होगी डिजीज, राइट? यो मैम। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन मेथड एक्चुअली में कॉन्डम होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, कैसे प्रिवेंट नहीं करता है तो बार बोल, मैम? एसटीडी से ना कैसे प्रिवेंट नहीं करता है कौन सा मेथड? डायफ्राम वाला? क्योंकि ये ना सर्विक्स के पास अगर रुक जाता है ना, तो वेजाइना, ये वेजाइना, ये दिख रहा है वेजाइना, आउटर ओपनिंग, ये वेजाइनल कनाल दिख रही है? यो मैम। वेजाइनल कनाल तक तो सीमन आ सकता है ना, तो सारा सीमन यहाँ रिलीज हुआ। अब जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है वेजाइनल, वेजाइनल ग्लैंड, वहाँ पे फीमेल की बॉडी के इम्यून सेल्स भी होते हैं। स्पेसिफिक नाम बताऊँ ना, तो एक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। ये सेल्स वहीं होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक को ना प्रोटेक्शन देने के लिए, तो ये सेल वहीं पड़ा है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मान लो एड्स है, जो मेल है उसके सीमन में एड्स का वायरस है, तो जो एड का वायरस है ना, वो माइक्रोफेजेस में घुस जाएगा और ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी एसटीडी से नहीं बचाता। लेकिन मेल के केस में क्या है, जो कॉन्डम है वो सीमन को कोई बाहर ही नहीं रिलीज होने देता ना, इसलिए वो बचा लेते हैं। ओके, यो मैम। तो ये आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में ना आएगा भी, कि फीमेल को कैसे ट्रांसमिट हो जाएगा सेक्स के थ्रू, अगर वो ये सब मेथड भी यूज हो रही है। तो उसका आंसर यही होता है कि उसके रिप्रोडक्टिव टेल में ये मैक्रोफेजेस नाम के सेल्स होते हैं जो पकड़ लेते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और बॉडी में ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, क्लियर सबको? यो मैम। ऑलराइट, चलिए अब हम करेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। देखो, इंट्रा का मतलब ही है अंदर, यूटेराइन का मतलब क्या है, किस किस कैविटी की बात हो रही है? यूट्रस। हाँ, यूट्रस। और डिवाइसेस का मतलब यार कोई सॉलिड सी चीजें होंगी ना। अब बताओ, अगर मुझे कुछ भी, किसी भी फीमेल को यूट्रस के अंदर कुछ डालना है, यार वो खुद से डाल सकती है? पॉसिबल है? मैम। नहीं डाल सकती, इसके लिए चाहिए मेडिकल हेल्प, है ना। यो मैम। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है, कि ये प्राइवेसी नहीं देगी। एक बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना, और ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होंगे। लेकिन ऐसे मेथड थोड़े परमानेंट होंगे, मतलब थोड़े टाइम के लिए ज्यादा चलेंगे। जैसे कॉन्डम तो वन टाइम यूज है ना। डायफ्राम भी बार बार इंसर्ट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस ऐसा नहीं है कि एक बार इंसर्ट किया, फिर एक बार सेक्स हुआ, फिर उसे रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। तो ये है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, एक बार करो तो कुछ सालों के लिए फ्री हो जाते हैं फीमेल, राइट। यो मैम। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या मेल यूज कर सकते हैं? नो मैम। नो मैम। देखो, ये इतनी बेसिक बात है ना, क्वेश्चंस ना यहीं से आते हैं बेसिक बातों से, ठीक है। तो ये बातें याद रहते चलना। नाउ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस दे आर प्लांटेड इनटू यूट्रस बाय मेडिकल प्रोफेशनल। सो मेडिकल प्रोफेशनल से करते हैं। अच्छा, वो कौन होते हैं जो झूठे डॉक्टर होते हैं, जो क्लेम करते हैं हम डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते? उन्हें हम बुलाते हैं क्वैक्स। तो ये वर्ड आपको ना पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा, ठीक है, क्वैक्स। ओके, यो मैम। चलो अब जो नीट के पीवाईक्यू खोलोगे ना, आपको मतलब हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा इस वाले पार्ट से, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस से। सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम, ठीक है। यो मैम। यो मैम।
आई गिव यू 2 मिनट्स, फटाफट इसे उतारो ऐसे ही, और ना नीचे जैसे इसी तरीके से लिखना, और नीचे 2-2 3-3 लाइनें छोड़ देना। इस एक शीट से हर एक लाइन से क्वेश्चन आया। दिस इज IUD, छोटा एस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस लिखा है वो, शॉर्ट फॉर लिख लेना। एंड दिस इज प्रोजेस्टा सर्ट, यही स्पेलिंग है, यही लिखना है। प्रोजेस्टेरोन की स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है मैंने, ये ऐसा ही है। जैसे हो जाए थम्स अप। ओके जी, चलो भाई, देखो जो भी कर रहे हो 2 मिनट के सीधे होके बैठ जाओ, है ना? सब एकदम सीधे हो गए? पक्का? यो मैम। ठीक है, ठीक है। इस वाले पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, और इस पे बेसिकली एक रट्टा है, आपको एक्चुअल में मेन रटना है, इसलिए ध्यान से सुनना। ओके, सबका क्या फंक्शन है वो भी बताऊंगी, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस 3 तरीके के होते हैं। एक ये रहा यूट्रस फीमेल का, जहाँ बेबी इम्प्लांट होता है। तो यूट्रस के अंदर ऐसा एक डिवाइस डालो जो नॉन मेडिकेटेड हो, मतलब कोई मेडिसिन रिलीज नहीं कर रहा वो, ठीक है ना, वो कोई मेडिसिन आपको रिलीज करेगा उसके अंदर, तो नॉन मेडिकेटेड वर्ड यूज करेंगे। तो नॉन मेडिकेटेड IUD होता है लाइपेज लूप। लूप से क्या समझते हो, दिमाग में क्या पिक्चर आती है? मैम जैसे वायर का लूप होता है। टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ? यस मैम। हाँ, तो लाइपेज लूप इसी के नीचे से पिक्चर बना लो। ये यूट्रस में कुछ इस तरीके की चीज चलती है, इस तरीके से दिखाई देता है लाइपेज लूप, ठीक है? तो लाइपेज लूप ऐसे करके याद रखेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा सा जो लूप की तरह बना है। इट इज नॉन मेडिकेटेड, कोई मेडिसिन यानी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं कर रहा है ये मेडिकल, राइट? ये कुछ ऐसा होता है, पहला पिक्चर ऐसे याद रखिए। सेकंड इज कॉपर रिलीजिंग, मतलब ये कोई चीज है जो डलती यूट्रस में ही है, क्योंकि मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कॉपर रिलीजिंग में, कि बच्चे उसको सर्विक्स तक रख लेते हैं, सर्विक्स नहीं होता, ये यूट्रस में जाता है। तो यूट्रस में कुछ ऐसा गया है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यूट्रस के अंदर कॉपर आयन रिलीज होने स्टार्ट हुए हैं, ठीक है? तो कॉपर इससे रिलीज होना स्टार्ट होता है। अभी जो भी चीज है, कॉपर टी, इसका 2 नाम है, देखो CU स्टैंड्स फॉर कॉपर, ये लिख रहा हूँ कॉपर। तो एक नाम है कॉपर टी, देख के पता चल जाएगा आपको, कॉपर रिलीजिंग IUD है। एक है कॉपर 7, कुछ इस तरीके से दिखती है ये, जैसे एंकर नहीं होता, आपने कभी देखा हो शिप में डालते हैं, कुछ वैसा सा दिखता है ये। अभी रियल पिक्चर भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। कॉपर टी कॉपर 7। अब इसमें जो याद रखना है दैट इज मल्टी लोड 375। अब मल्टी लोड में कॉपर वर्ड नहीं आता, ठीक है? तो मल्टी लोड मुझे कैसे याद है, मुझे एक्चुअल में मल्टी लोड ऐसे याद है, मुझे गन्स पसंद है तो मुझे गन से याद है कि मल्टी लोड इज समथिंग, ऐसी गन है जिसके अंदर कॉपर की बुलेट्स है। इट्स अ वेरी वियर्ड वे ऑफ लर्निंग समथिंग, बट मुझको ऐसे याद है। तो कॉपर की बुलेट्स वाली एक गन है मल्टी लोड। मल्टी लोड क्योंकि बार बार गन को लोड करते रहते हो, तो मुझे इस तरीके से याद है। आप कैसे भी याद रखना, लेकिन मल्टी लोड 375 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये अब किस कैटेगरी में आता है, सिर्फ इतना पूछते हैं, नॉन मेडिकेटेड है, हार्मोन रिलीजिंग IUD है, कॉपर रिलीजिंग है, क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चलता, इसलिए याद रखना मुश्किल है। तो अभी याद रहेगा, कुछ नया वर्ड था? बहुत बढ़िया। लास्ट है हार्मोन रिलीजिंग। देखो हार्मोन क्या है, फीमेल के केस में हमने दो तो पढ़े, एक हमने पढ़ा प्रोजेस्टेरोन, ओवरी से निकलता है, और दूसरा कौन सा निकलता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। एग्जैक्टली, दो ही तो हमने पढ़े हैं, दो ही हमें याद रखने हैं। तो एक है
हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो एक होता है प्रोजेस्टासर्ट। देखो प्रोजेस्टासर्ट, जब भी नाम प्रोजेस्टेरोन से थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना तो तुम समझ जाना कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहे हैं, मतलब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो लेबोरेटरी में बनाया गया है। तो कुछ नहीं होता, ये ऐसा डिवाइस है, इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस नाम याद रखना है, ये ऐसा डिवाइस है जो बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अब नेचुरल तो नहीं बना सकता, तो जब हम लैब में बनाते हैं ना उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। जैसे बॉडी में इंसुलिन बनता है ना, लेकिन जो इंसुलिन के बाहर से इंजेक्शन लेते हैं वो लैब में इंसुलिन बनता है, तो उस इंसुलिन को हिमोलिन बुलाते हैं, नाम अलग होता है उनका थोड़ा सा। वैसे ही प्रोजेस्टेरोन जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं उसके अलग अलग नाम होते हैं, तो दिस इज प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, ये है लेबोरेटरी वाला इंसुलिन। क्लियर? लेबोरेटरी वाला प्रोजेस्टेरोन, सॉरी। इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो इससे आ रहा है, LNG-20। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है LNG-20 एंड मल्टीलोड 375। मल्टीलोड गन थी जिसमें कॉपर की बुलेट्स डाली है, तो कॉपर रिलीजिंग है, हार्मोन रिलीजिंग है LNG-20, ये रिलीज करती है लेवेंजोजेस्ट्रल, जिसकी स्पेलिंग तुम समझ सकते हो, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी खराब है इसमें। सो दिस इज अ हार्मोन जो लैब में बनाया जाता है, इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म LNG रखी है, राइट। तो ये भी क्या करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन जैसा, दिस टू व्हाट, वो यूट्रस को ना इनकैपेबल बनाता है कि बेबी आके वहां इम्प्लांट ना हो पाए, ठीक है। तो बेसिक सी बात समझ में आई कि नॉन मेडिकेटेड में हमने कैसे रखे थे, लूप वाला डिवाइस रखा था, कॉपर रिलीजिंग में ऐसा डिवाइस रखा था जो कॉपर रिलीज कर रहा है, तो वो यूट्रस में कुछ तो करता होगा ना कि स्पर्म आगे ना जाए। और हार्मोन रिलीजिंग में एक तो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था और दूसरा कुछ LNG कर रहा था, राइट। अब थोड़ा सा इसके साथ कुछ वर्ड याद कर, ये बना लिया ऐसे ही छोटे थोड़ा, मैं डिलीट कर रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते इसको सिंपल रखते हैं। तो देखो नॉन मेडिकेटेड में आपको याद रखना है कि लाइपेज लूज किससे बनी होती है, बेरियम सल्फेट्स। एक्चुअली पता है क्या है, पूरा फंक्शन ना काफी सारी चीजों का साइंटिस्ट को खुद भी नहीं पता है, पर ये देखा गया है कि स्पर्म उसके खिलाफ दिखाया, मतलब कुछ केमिकल है जिससे स्पर्म डरता है, कुछ केमिकल है जिससे स्पर्म और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो एग्जैक्टली रीजन तो नहीं पता है कि किस तरीके से कॉपर की वजह से स्पर्म की मोटिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, मतलब हमें पूरा मैकेनिज्म नहीं पता, बस इतना पता है कि कॉपर के प्रेजेंट में भी स्पर्म के ऊपर कोई फर्क पड़ता है, स्पर्म की मोटिलिटी खराब होती है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, एनसीईआरटी बेस ही आते हैं, अब जब पढ़ोगे तो और समझ आएगा। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है, लाइपेज लूप के साथ बेरियम सल्फेट, ये क्या रिलीज करता है यूट्रस के अंदर, बेरियम सल्फेट। क्लियर? ये रट्टा ही है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन भी आएगा। जो दूसरा पढ़ सकता है वो ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज, तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी में LNG क्या करता है, देखो कॉजेज एंडोमेट्रियल एट्रोफी, एट्रोफी मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल की ब्रेकडाउन करा देगा, एंडोमेट्रियल का ब्रेकडाउन होगा तो हमें कौन सा फेज दिखाई देने लग जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज दिखेगा, मेंस्ट्रुअल फेज, हाँ ब्लीडिंग वाला फेज। तो ये ना थोड़े ये थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग करा देता है, ऐसा नहीं होता पूरी, अब हर फीमेल ब्लीडिंग फेज, हाँ ये हर फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, पर एंडोमेट्रियम को ब्रेक करा देगा एंड अल्टर द स्टोमा टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन। बेसिकली क्या करेगा, जब एंडोमेट्रियम की ब्लीडिंग करा दी इसने, तो क्या वहां पर इम्प्लांटेशन हो सकती है, ब्लास्टोसिस्ट आई भी। नो मैम, दूसरा चीज क्या करता है जिससे नीट का क्वेश्चन आया था, देखो इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्पर्म फेगोसाइटोसिस इन द यूट्रस। फेगोसाइटोसिस मतलब जो अपने आप को किल कर लेते हैं। नहीं ना ना ना, दैट इज एपोप्टोसिस। ओके बेटा, जो तूने अभी बोला ना वो सेल्फ किलिंग है ना, विच इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड, जो हमारे सेल्स करते हैं उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। इसे लिख ले, सब लिखो। फेगोसाइटोसिस मतलब खाना, खाना किसी चीज को खा लिया, जैसे आज खाने में क्या खाया तुम लोगों ने, कोई भी बताओ। दाल दाल खाई ना, तो दाल चम्मच में डाली, अपना मुंह खोला और उसके अंदर डाल दी पूरी दाल, राइट। दिस इज फेगोसाइटोसिस, कि तुमने पूरा दाल जो भी था तुम्हारे सामने उसको तुमने पूरा इनगल्फ कर लिया, दैट इज फेगोसाइटोसिस, खा जाना किसी चीज को। अब अगर तुमने किसी चीज को पिया है, पीनो वैसे तो सेल के लिए यूज होता है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि अगर मान लो तुमने पानी पिया होगा खाने से पहले या बाद में, जब तुम किसी चीज को पीते हो, जैसे तुम जूस पीते हो, तो दैट इज पिनोसाइटोसिस मींस ड्रिंकिंग, ये सेल्स के लिए टर्म यूज होती है। तो क्लियर है ना सबको, तीनों वर्ड में फर्क। तो इसने क्या किया,
LNG-20 जब यूट्रस में लगा तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस स्पर्म फेगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म को खा जाता है। ये जो केमिकल है ये स्पर्म को खाने लग जाता है, एक तरह से ब्रेक कर लेता है, जिसकी वजह से यूट्रस में जितने भी स्पर्म आते हैं वो कैपेसिटेशन होने की जगह उनकी मौत हो जाती है। ओके, यो यो फेगोसाइटोसिस मतलब खाना। चलो बढ़िया, ऑलराइट आगे चले। यो यो हाँ चलो काफी सारे क्वेश्चन यहीं से खत्म हुए। देखो लाइपेस लूप दिख रहा है, यो यो मैम ये रहा uterus। तो ये दिखता है। कौन से केमिकल इसके साथ हमने कौन सा वाला याद रखा है? बेरियम सल्फेट। मैंने ये सब बेरियम सल्फेट, शाबाश, गुड 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 गुड। ये याद रखना, तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। ये देखो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कुछ ऐसे दिखते हैं, देख रहे हैं एंकर की तरह, यूट्रस में डलते हैं ये। यो मैम कंपैरिजन में देखो तो छोटे हैं, है ना। मुश्किल से इनकी इतनी फिंगर तक होगा, मतलब हाफ फिंगर जितना है तुम्हारी, तुम्हारी शायद फुल फिंगर जितना है, ठीक है। यो इतना इफेक्टिव होता है। तो ये देखो कुछ इस तरीके से लगता है, क्योंकि बेटा जब प्रेगनेंसी होती है ना यूट्रस तब बड़ा होता है, उससे पहले तो छोटा ही होता है यूट्रस, है ना। तो तब जब प्रेगनेंसी होती है तब ये इतना बड़ा होता है। और मोस्टली ना ये नॉन सर्जिकली भी इम्प्लांट हो जाते हैं, जैसे वजह ये देखो, ये सर्विक्स है ना, एंड दिस इज वजाइना। तो डॉक्टर्स यहीं से इनको इंसर्ट कर देते हैं, उन्हें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर रिलीजिंग है ये बच्चे बार बार भूलते हैं। चलो अब इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड करें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए थे मैंने, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट्स ऐड थी, तो तुमको ये ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास के बाद इसे लिख लेना, ठीक है। वो मैंने नीचे लाइन छुड़वाई थी, छोड़ी थी, यो मैम ठीक है। देखो, सो व्हाट लाइपेस लूप डू, इट इंक्रीजेस द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म विद इन द यूट्रस। यही काम और कौन करता था? LNG। हाँ LNG, तो LNG के साथ याद रह जाएगा कि दोनों का फंक्शन सेम, ठीक है। उसके बाद कॉपर रिलीजेस इन द यूट्रस एंड सप्रेसेस मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? मैं मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और लोकोमोशन एक जगह पे ही। नहीं उल्टा बोल दिया। मूवमेंट इज लाइक एक ही जगह पे रहना, दैट इज मूवमेंट। एक ही जगह पे, जैसे पेड़ देखा है तो पेड़ पे पत्ते, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं ना अपनी जगह पे, दिस मूवमेंट। लोकोमोशन मींस चलना। हाँ, ये टायर है, ये टायर थोड़ी देर के तुमने इसे धक्का दिया, दूसरी जगह जाके रुका, दिस इज लोकोमोशन, जगह चेंज हो गई। ओके, तो ये स्पर्म की मोटिलिटी रोकते हैं, मतलब लोकोमोशन रोकते हैं, है ना, उसको जाने नहीं देते आगे, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी खराब कर देते हैं। एग्जैक्टली कैसे करते हैं ना, इस पे मैंने भी कोई रिसर्च पेपर आज तक नहीं जरा पढ़ा जो मुझे सही से एक्सप्लेन करे। तो मुझे इतना समझ आता है कि अभी इन्हें पता है कि कॉपर का इफेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली कैसे हो रहा है आई डोंट थिंक कि किसी ने अभी तक डिस्कवर किया है। तो तुम इतना याद रख सकते हो। इस पे क्वेश्चन आया डायरेक्ट स्टेटमेंट पे, तीनों पे आ रखा है। Hormone releasing IUDs, it make the uterus unsuitable for implantation। तो देखो ये टर्म है तुम्हारी की पॉइंट, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ये कौन करता है? ये लाइन तुमने किसके साथ पढ़ी है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के साथ पढ़ी है। LNG के साथ प्रोजेस्टेरोन भी था ना, यो मैम है ना। एंड मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, मतलब सर्विक्स से स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। हॉस्टाइल मतलब उसके लिए मतलब इनएप्रोप्रिएट कर दे, उसके लिए कैसे बोलेंगे, उसे खराब कर दे कि एंट्री इजी नहीं हो पाएगी, डिफिकल्ट कर दे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना अनसूटेबल फॉर, देखो अगर तुम ध्यान से सोचो, टेक्निकली देखा जाए लैपेस लूप भी प्रेगनेंसी रोक रहा है, कॉपर रिलीजिंग भी रोक रहा है, हार्मोन रिलीजिंग भी रोक रहा है। इस वजह से ना इनमें कंफ्यूजन होती है। तो हर किसी के पास कोई स्पेशल फीचर है। लाइपेस लूप का बेरियम सल्फेट, और ये एक डेफिनेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। कॉपर रिलीजिंग के साथ मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी पे क्वेश्चन बनता है, और हार्मोन रिलीजिंग के साथ अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल, ये 2 सेंटेंसेस से क्वेश्चन बनता है। तो तुमको की पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, समझ आया? और ये बहुत क्लोज रखते हैं आंसर्स, तो की पॉइंट याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, मैंने कर दिए, ये प्रेजेंटेशन से उतार लेना। ओके, मैंने इधर भी कर दिया, तो मैं बेरियम सल्फेट भी कर देती हूँ, इसको उतार लेना जो मैंने अंडरलाइन करा। ओके चलो, मैं कराऊंगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, फिर उसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी करते हैं। आज थोड़ा एक दो क्वेश्चन रिजर्वेशन रीजन के पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलो
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब क्या होता है? आप क्या चीज बता? जैसे पिल्स वगैरह यूज करना। तो कैसे यूज करते हैं, किसी को आइडिया है क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत भी? हर रोज लेते हैं, महीने में लेते हैं, हफ्ते में लेते हैं, सेक्स के बाद लेते हैं, सेक्स से पहले लेते हैं? रोज लेते हैं। रोज लेते हैं, ओके, डेली। और कोई? मैम सेक्स के बाद। आफ्टर सेक्स, इमीडिएटली उसके बाद लेते हैं, कुछ हफ्ते बाद? मैम कुछ हफ्ते बाद। आफ्टर, Immediately। ओके, इमीडिएट भी लेते हैं, ओके। और मैम सेक्स के 48 आवर्स तक। विद इन 48 आवर्स, ओके। एक्चुअली हर तरफ की पिल है 1 वीक में। 1 वीक, वंस इन अ वीक। एक्चुअली हमारे पास हर तरीके की पिल है, डेली लेने वाली भी है जो महीने भर चलती है, सिर्फ जब मेंसेस होते हैं ना, ब्लीडिंग होती है, तब नहीं लेती फीमेल, क्योंकि तब प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। डेली लेने वाली भी है, आफ्टर सेक्स, एग्जैक्टली सेक्स के 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर लेने वाली पिल्स भी हमारे पास, ठीक है। वंस इन अ वीक लेने वाली पिल्स भी हमारे पास। तो बेसिकली हर तरीके की पिल्स मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन पिल्स खाने का मतलब है केमिकल बॉडी में डालना, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे? यो मैम। मैम और क्या ये पिल्स मेल लेते हैं, फीमेल? फीमेल। फीमेल। क्यों मेल क्यों नहीं? कि मैम स्पर्म फीमेल में वहाँ फ्यूजन हाँ। में थोड़ी ना। इसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि फीमेल की बॉडी में प्रेगनेंसी ना हो, तो मेल लेके क्या करेगा ना, उसके स्पर्म प्रोडक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने फीमेल की बॉडी में प्रोसेस रोकना है, तो पिल्स लेती है फीमेल, और ये होती है हार्मोनल। इसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं काफी, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स इज हाई, दैट इज वाई पिल्स लेना थोड़ा होता है खतरनाक। खतरनाक इन द सेंस, ऐसा नहीं हर किसी को बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। बिना साइड इफेक्ट वाली तो फीमेल मिलनी मुश्किल है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट्स इसका सबसे बड़ा इशू होता है ना। वो कौन से मेथड है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे मोस्टली? नेचुरल। नेचुरल। लेकिन उसका फिर प्रॉब्लम क्या थी? उनकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं थी। और वो रीयूजेबल भी नहीं थे। हाँ करेक्ट। तो रीयूजेबल, बेटा रीयूजेबल वो तो नेचुरल मेथड थे। मैम रीयूजेबल थे बट प्रोटेक्शन उनकी ज्यादा नहीं थी। हाँ उसे तो बार बार कर सकते थे ना नेचुरल मेथड को तो, लेकिन उसे प्रोडक्शन की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती हाईली इफेक्टिव है, केमिकल डाल रहे हैं ना, इफेक्ट तो करेगा। फेलियर रेट इसका 3% है सिर्फ, विच इज वेरी लेस यार। 100 में से 3% अगर है भी है, 100% में से, तो 3% तो कुछ भी नहीं है। अब वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं फीमेल में, ये सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये, तो इसके ड्रॉबैक्स है, और ये है इसकी एडवांटेजेस। क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, आपके स्कूल में भी इन्हीं से आएंगे, ठीक है। तो स्कूल का भी साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। टू यू मैम। चलो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो पिल्स अलग अलग टाइप की है, देखो। फीमेल की बॉडी में वो दो मेन हार्मोन कौन से जो प्रेगनेंसी को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे थे? ओवरी से निकल और एस्ट्रोजन, करेक्ट। तुमने इन्हीं से खेलना है, सारी पिल्स इन्हीं से बनी है। तुम फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हिला दो या एस्ट्रोजन का लेवल हिला दो। देखो एफएसएच और एलएच का क्यों नहीं ढालते, क्योंकि वो पिट्यूटरी से आ रहा है, वो हो गया कॉम्प्लिकेटेड काम, और उसका बॉडी में और भी काम होता है। लेकिन जो मेनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जिसने यूट्रस को इफेक्ट करना है या फिर जिसने सर्विक्स को इफेक्ट करना है, सॉरी यूट्रस को इफेक्ट करना है और ओवरी को इफेक्ट करना है, वो दो ही है, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। बस इसी के साथ खेलते रहते हैं हम। तो जितनी मार्केट में पिल है ना, वो इन्हीं दो हार्मोन के ऊपर चल रही है, ठीक है। किसी में कॉन्सेंट्रेशन किसी की ज्यादा है, किसी में कम है। तो सीओसी क्या होती है? कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सीओसी की फुल फॉर्म, जहां फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट पूछता है। तो कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब ऑरल मतलब जो आप मुंह से खाते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मल टेबलेट लेते हो। और इसमें क्या होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है? एस्ट्रोजन भी होगा इसमें प्लस प्रोजेस्टेरोन भी। अब देखो हर कंपनी का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग टाइप की कॉम्पोजिशन होती है। जैसे तुम अगर पीठ दर्द के, तुम सिर दर्द के बाम लेने जाओगे ना, 10 तरीके की कंपनी के मिलेंगे, तो सबकी कॉम्पोजिशन में थोड़ा फर्क होता है। बस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन है, कितने रेशियो में ये तुम्हें नहीं जानना, ठीक है। कुछ पिल्स है जो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन की है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाली पिल्स है जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में ऊपर नीचे करती है। और एक एग्जाम्पल है एक दवाई का, एक पिल का, जिसका नाम है सहेली।
तो सहेली पे बहुत टाइम से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे टाइम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सहेली पिल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी पिल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओके। यो मैम। ठीक है, तो सहेली इज व्हाट, इट्स एन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ऑरल मतलब मुंह से खाना। यस मैम। ये यूज बाय फीमेल है, मेल नहीं यूज करते। ये किसने डेवलप करी थी? ये डेवलप करी थी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। कहाँ पर है ये? लखनऊ में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कहाँ पर है ये और किसने डेवलप करी थी। एक क्वेश्चन यहाँ से आया, एक क्वेश्चन यहाँ से आया। दूसरा, इसके पास ये है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ कि इसके पास क्या होता है, किसकी कॉम्पोजिशन है। तो इसके पास है नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। देखो, ये जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना, ये स्टीरॉयडल होते हैं, ठीक है। जो स्टीरॉयडल्स होते हैं ना, स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, कोई भी स्टीरॉयड लोगे ना तुम, वो तुम्हारे सेल, जैसे ये सेल है, वो तुम्हारे सेल के अंदर जाता है। लेट्स से दिस इज अ केमिकल, तो कोई स्टीरॉयड लिया, वो सीधा अंदर जाता है सेल के अंदर, और वो सीधा जाके तुम्हारे डीएनए को इन्फ्लुएंस कर लेता है। पता है, ये इतना स्ट्रांग होते हैं स्टीरॉइड्स। इसलिए स्टीरॉयड लेने वाले या तो सडनली मोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं या बहुत पतले हो जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी सुना हो ऐसा? नहीं। यो मैम। तो स्टीरॉयड का ना इफेक्ट जल्दी जाता भी नहीं। सोचो कोई दवाई तुमने खाई है जो तुम्हारे डीएनए पे जाके इफेक्ट कर रही है, यार उसको रिवर्स कैसे करोगे तुम कंप्लीटली? ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए ना ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्टीरॉयडल है। सहेली वाज द फर्स्ट वन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन, तो इसलिए ये वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई थी और ये लखनऊ में डेवलप हुई थी, इंडिया में, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर होती है नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। ये है नीट का क्वेश्चन पहला। उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन पूछा था एक स्कूल में, किसी के स्कूल में आया था बच्चे के, दैट प्रिपरेशन भी किसकी है। तो प्रिपरेशन का केमिकल याद रखो, इट इज एन एंटी एस्ट्रोजन। वैसे इतना डिटेल आता नहीं है, पर फिर भी केमिकल का नाम याद कर सकते हो। कैटक्रोमैन केमिकल होता है ये लैब में बना हुआ केमिकल है, तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, बस तुमको ये याद रखना है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से थोड़ा अलग होता है ये, ओके। यो मैम। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, रट्टा वाला, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। ये आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, नो डाउट। अब इसको कैसे लेना बेटा? तो बोल रही थी ना वंस इन अ पिल, दिस इज द वंस इन अ बिग पिल। तो इसको हफ्ते में एक बार लेना होता है। एक बार ले लिया, फिर वही चार्ट को रिपीट, जैसे मंडे को ले तो अगले मंडे लेनी है। इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है और इसका साइड इफेक्ट भी कम है, इसलिए सहेली पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पहले तो नॉन स्टीरॉयडल है, दूसरी इंडिया में ही बनी थी, तीसरी पूरे हर रोज नहीं लेनी है, हफ्ते में एक बार लेनी है। तो सिरदर्दी हट गई ना, मतलब महीने में 4 बार लेनी है सिर्फ। इफेक्टिवनेस भी ज्यादा और साइड इफेक्ट भी लो है, इसलिए इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ओके। अगर पिल पे क्वेश्चन आया, बोल बोल बोल। मैम आफ्टर सेक्स इसको हर महीने के मतलब कि हफ्ते में एक बार लेनी है? नहीं, सेक्स हो या ना हो, हर हफ्ते इसको लेनी है, हफ्ते में वंस इन अ वीक। तो चाहे जिस दिन सेक्स हुआ है उसके बाद ले लो, मतलब अगर मंडे है ना तो मंडे को लेनी ही लेनी है, चाहे उससे पहले सेक्स हो ना हो, उसके बाद हो, डजंट मैटर। हर हफ्ते में इसको लेते रहना है, वंस इन अ वीक। तो ये यूट्रस को इस तरीके से रखती है कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, ये हर हफ्ते ये इंश्योर करती है। तो जिसको मान लो अब कंसीव करना है, लेट्स से 6 मंथ तक सहेली ली, पर अब उसको पे भी चाहिए, तो सहेली लेना बंद कर दे, नॉर्मल हो जाएगा, ओके। तो सबसे ज्यादा यूज होती है ये। सो इट मॉडिफाई द। अब ये करती क्या है? क्वेश्चन तो ये है ना कि अच्छा इतनी अच्छी पिल है तो करा क्या है इसने? तो कुछ नहीं करती, ये सिंपली चीज कर रही है, ध्यान से देखना। ये यूट्रस है, यो मैम। इट मॉडिफाई एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड स्टॉप इम्प्लांटेशन। ये कुछ नहीं करती, ये कहती है अंडा बन रहा है, बन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये सीता है, बेटा माइक बंद कर ले बेटा, लेट्स से ये सीमा है और सीमा ने मेडिसिन ले ली, सहेली ले रही है वो हर हफ्ते, तो उसकी oogenesis हो रही है, एग बनता है उसकी बॉडी में, ठीक है। हो सकता है उसमें सेक्स हुआ, उसके बाद उसके पास स्पर्म आया, उससे फर्टिलाइजेशन भी होगी, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लास्टोसिस भी बन गया, ठीक है, ब्लास्टोसिस तक बन गया। ये 6 हफ्ते का प्रोसेस है ना, 6 दिन का प्रोसेस है ये। लेकिन वो सहेली ले रही है, सहेली पता है क्या करेगी? वो मॉडिफाई कर देती है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर सरफेस पे। एस्ट्रोजन के जब रिसेप्टर मॉडिफाई होते हैं ना, तो वो एस्ट्रोजन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए ना प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों चाहिए। तो जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर एस्ट्रोजन को पहचानते ही नहीं है, तो यूट्रस जो होता है ना, वो एंडोमेट्रियम को इस तरीके से थिक रख ही नहीं पाता कि उसमें इम्प्लांटेशन हो पाए। तो इस वजह से एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई करने की वजह से यूट्रस में इम्प्लांटेशन ही नहीं होता। तो ब्लास्टोसिस बेशक बन जाए लेकिन अबॉर्ट हो जाएगा, और जब तक बेबी लगता नहीं है तो फीमेल को अबॉर्शन पता भी नहीं चलता। तो ये अनडिक्लेयर अबॉर्शन होती रहेगी उसकी, ठीक है। इसलिए वो चाहे सेक्स से पहले ले बाद में ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलराइट। यो मैम। क्वेश्चन पता है कैसे आ जाएगा?
तुमने सिर्फ एक ही जगह पता है ना एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉडिफाई किया, एक ही जगह पढ़ा, यो मैम। मैम। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। ओके मैम बहुत मैम बढ़िया। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट्स इसके लीस्ट लिखे हैं, यहाँ पे लो लिखे हैं ना, लेकिन साइड इफेक्ट्स है। पता है क्या, हर पर्सन टू पर्सन फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को सिर्फ नॉजियाटिक फील होता है, ऐसा लगता है उल्टी आने वाली है, पर आती नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को सीवियर भी हो जाता है। तो पर्सन टू पर्सन, हर ना दवाई पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो हो सकता है किसी को ना सूट करे, उसको नहीं लेनी चाहिए। पर देखा गया है, हम इसको टेस्ट कैसे करते हैं दवाइयों को, कि ज्यादा लोगों पे अप्लाई करके देखते हैं साइड इफेक्ट कैसे है। तो ये देखा गया है कि मैक्सिमम फीमेल में साइड इफेक्ट्स कम है, लेकिन साइड इफेक्ट्स है। क्रैम्प्स होना, मूड स्विंग्स होना, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहे हो ना, और कभी कभार अनटाइमली ब्लीडिंग हो जाना, पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाना। 20 को आते थे लेकिन अब जाके 1 को आने लग गए हैं। तो ये नॉजियाटिक फील होना, वीकनेस लगना, हेल्थ थोड़ी खराब हो जाना, तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके चलो कुछ क्वेश्चन कर ले। यो मैम। चलो 1 मिनट एंड ट्राई दिस। कोशिश करो, 2 तुमको इसमें आते हैं, 2 तुमको नहीं आते, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन सिर्फ 2 आंसर से हो जाते हैं। तो ट्राई दिस वन, लेट्स सी। मैं एक में पानी पी लूं, ठीक है? अब यही चैट में भेजना आंसर। ओके ऑलराइट, चलो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, एक सेकंड, ठीक है। ए एंड 2 में आपको कंफ्यूजन है, चलो करके देखते हैं, मैंने भी नहीं करा। लेट्स सी। सो क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, है ना, सिलेक्ट करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले रीड करना है, फिर ऊपर ही सॉल्व करना है। और अंडरलाइन किसको, करेक्ट को अंडरलाइन करना है। हाँ, और ऊपर ही सॉल्व करेंगे, राइट। तो वॉल्स एंड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या करते हैं, Phagocytosis of phagocytosis of sperms within the uterus. हाँ। और अगर फैगोसाइटोसिस भी नहीं था, फिर भी हमें यूट्रस देख के पता चल गया ना, इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो यूट्रस नहीं लगेंगे, है ना। तो मेरे को बी का मिल गया, मुझे बी का मिल गया 3। वैसे तो मैं ऐसे लाइन नहीं लगाती, मैं लाइन से ना कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, बी का मुझे मिला 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉल्स क्या करते हैं, And drop sperm to cervix block. ए का 1 मिला है ना, तो ए का 1 देख लेते हैं। ए का 1 तो यहाँ नहीं है, ए का 1 यहाँ है। आंसर वुड बी, आंसर मेरा सेकंड ऐसे निकल गया, है ना। चलो फिर भी करते हैं, इसमें बी का 3rd लिखा है, इसने बी का 3rd लिखा है, ठीक है। अब देखो वेसेक्टोमिक ट्यूबिकटोमिक, जैसे फेलोपियन ट्यूब होती है ना, तो अगर फेलोपियन ट्यूब, ये जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है, उसे काट के गांठ लगा दे तो एग ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज ट्यूबिकटोमी, और वास्ट डिफरेंस को काटोगे जब, तो हाँ, ये प्रोसेस हमने अभी करे नहीं है, तो आगे आएंगे। पर चलो देखो, 2 ऑप्शन से भी आंसर हो गया, सो आंसर वुड बी सेकंड, राइट। ट्राई दिस वन। क्या बोल रही है जोरे धीरे, बस शगुन तक आंसर है, बाकी बस स्वाति तक आंसर है, बाकी उससे ज्यादा बच्चे हैं क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आयोडीन, देखो हार्मोन रिलीज करने आयोडीन, नीचे देखे बिना मुझे 2 ऑप्शन बताना, कौन कौन से पढ़े थे हमने।
मैम Progestate and LNG20. आंसर में LNG20। यो मैम। आंसर would be C. Yes. अगर तुमको आंसर आते हैं ना तो तुम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे, आंसर कभी गलत हो ही नहीं पाएंगे, राइट? यो मैम। अब इसका आंसर बताओ, ध्यान से करना जरा। ध्यान से बैठ के करना, इतनी जल्दी आंसर, क्या बात? अच्छा ओके जी, अच्छा बड़े तेज हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस, डिवाइस तो नहीं है, ये तो टैबलेट है। ए नहीं हो सकता। बी, इट ब्लॉक एक्सट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, ये बात सही है। ब्लॉक एक्सट्रोजन रिसेप्टर तो हमारा की सेंटेंस था, तो ये सही है। अगला सुनो, कंफ्यूजन यहाँ होगी। अ पोस्ट क्वाइटस कॉन्ट्रासेप्शन, क्वाइटस मतलब सेक्स, राइट? तो बेटा पहले भी सेक्स से खा सकते हैं, सेक्स के बाद भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हफ्ते में एक खाना है, तो इसका लॉजिक नहीं है सेक्स के साथ, सेक्स हो या ना हो हफ्ते में एक बार खानी है ये, ठीक है? तो इसलिए ये आंसर इसका नहीं होता, राइट? डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल, ये गलत हो सकता था, पता है क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन वर्ड यहाँ है ना, तो जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा वो डी और बी में कंफ्यूज हुआ होगा, तो वो फिर तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं है। अगर ऐसी कंफ्यूजन है ना तो उसको एक बार दोबारा पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि आंसर दो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं। चलो चलो लास्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ लेते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है? इसे कहते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो 72 आवर्स विद इन द पिल्स। ये पिल्स कैसी होती है? ये स्पेसिफिक पिल्स है जो सेक्स के बाद लेनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ लेकिन प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, या फिर केस है रेप का, ये सेक्सुअल अब्यूज का, इन दैट केस फीमेल डोंट वांट प्रेगनेंसी ना, उस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो अगर 72 आवर्स के अंदर वो मेडिसिन ले ले तो वो प्रेगनेंसी से बच सकती है। इसकी एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी में भी देखी होगी शायद, आई डोंट नो, टैबलेट का नाम नहीं याद रहा किसी कंपनी का, बट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इन द केस ऑफ रेप, कि वहां पर फीमेल को ये दी जाती है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके अलावा बाई चांस किसी ने कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं करी है या फिर यूज करी है पर वो श्योर नहीं है, क्योंकि कॉन्डम्स भी 100% श्योर नहीं होते, कभी कभार वो ब्रेक हो जाते हैं इन बिटवीन, सो इन दैट केस 72 आवर्स की पिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो दे आर जनरली द मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो इनके मिक्सचर से ये बनी होती है, ये स्टॉप करती है इम्प्लांटेशन। देखो बेबी बन गया वो तो बन गया, बेबी तो बन गया, उसको अब मिलने से तो रोक नहीं सकते ना, स्पर्म्स तो पहुंच गए होंगे एग के पास, लेकिन क्या रोका जा सकता है? इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन को ये रोकती है। तो याद रखना वो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमेशा आफ्टर सेक्स होती है, क्योंकि इमरजेंसी है ना, आफ्टर सेक्स ही तो इम्प्लांटेशन से बचाओगे। तो ये दो पॉइंट याद रख लेना कि ये दोनों का मिक्सचर होता है, कॉम्पोजिशन तुम्हें याद नहीं रखनी है, इम्प्लांटेशन बचाती है और आफ्टर सेक्स चीज होती है। इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? मैम ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पार्ट खत्म। अब हम जो आगे करेंगे उससे, हाँ उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। चलो, किसी को कोई डाउट अभी तक? मैम इससे हाँ बोलो, इससे बोल बोल। इफेक्ट्स नहीं होते? इससे नहीं होते साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स ना हर चीज से, देख एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारी बॉडी में बन रहे हैं नॉर्मली, ठीक है? मैं जब भी उसको बाहर से लूंगी साइड इफेक्ट तो होगा ना, मेरी नॉर्मल बॉडी का सिस्टम बिगाड़ दिया। साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं, राइट? लेकिन ये इमरजेंसी में ले लेते हैं। अब अनवांटेड प्रेगनेंसी से ज्यादा बेहतर है कि थोड़ी देर के लिए इंसान साइड इफेक्ट ले ले, है ना, इसलिए यूज करते हैं इन्हें, राइट? बेहतर यही होता है कि कॉन्डोम यूज किया जाए, वो सबसे सेफ होते हैं, राइट? अब अच्छा मुझे ये बताओ कि थोड़े, अच्छा यार पहले यार अटेंडेंस ले लेती हूँ, ये क्या हो गया? साइन आउट, ठीक, और पहले अटेंडेंस कर लेती हूँ। बताओ, रुको अब मुझे अनशेयर करना पड़ेगा स्क्रीन को, 1 मिनट। साइन आउट कैसे होगी? मैं जाना मत, मैं इसका पासवर्ड हमेशा भूलती हूँ और फिर मैं नवीन सर को फोन करके पूछती हूँ पासवर्ड ये, और फिर पासवर्ड नहीं आ रहा। रुकना,
तुम समझ गए ना मैं पासवर्ड भूल गई? यो मैम। यो मैम। तुम समझ गए ना मैं नवीन के सर को फोन कर रही हूँ? यस मैम। या मैम। नवीन सर खुद क्लास में होंगे, कहेंगे इन्होंने तंग किया है। सर पासवर्ड क्या था अवंतिकी का? ओके बस, थैंक यू सर। देखो अभी अलग मेरा, मेरी गलती नहीं है। ये कैसे साउंड आउट हो सकता है? दिस इज योर फोन ओनली। ओए रुकना, जाना मत। यो मैम। अच्छा मैं तुमको एम्स के क्वेश्चन भेजूंगी तो वो लगा के आना, ठीक है? यो ओके मैम। कल फिर यो मैम। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग इसी को करेंगे लास्ट में। यो मैम। ऑलराइट, वो डिस्कस करेंगे। ये क्या चक्कर क्या है? पासवर्ड तो ये था। देखो हम रोज अटेंडेंस लेते हैं तो कुछ नहीं होता इसको। आज ये अटेंडेंस लेते टाइम अटक गया। सर ये तो नहीं लग रहा। हाँ हाँ, अब यही है यार, ये देखो। हाँ, सर ये ना आईडी भी दूसरी दिखा रहा है वैसे। साक्षी आता है, आ गया सॉरी। साक्षी हिमाचल 6 आता है ना, ये कुछ और आ रहा है देखो। मैं आपको व्हाट्सएप पे एक मिनट देखोगे? मैंने अटेंडेंस ले लिया, अटेंडेंस कैसे लूँ? लग नहीं रहा है ये पासवर्ड। पिक्चर कैसे लगी तुम लोगों को? अच्छी थी। क्या सीखा तुमने उससे? क्या सीखा? मैम अभी पूरी देखनी। अगर हम कोई मैम मैंने देखी थी। देंगे तो हमें बोरिंग नहीं लगती। हेलो। यस मैम। हाँ जी। सर ये अटेंडेंस वाली शीट नहीं खुल रही है, अटेंडेंस वाली पे क्लिक कर रही हूँ ना तो यही खुल रहा है। हाँ वो तो मुझे। एक मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, इसने मुझे मेरी आईडी को डिटेक्ट कर दिया था। बोरिंग तो नहीं लग सकती, मूवी तो अच्छी थी। नो ठीक है, मैम, मैम अच्छी थी, बहुत अच्छी मैम थी। अच्छी थी पर पूरी नहीं देखी अभी। पूरी क्यों नहीं देखी तूने? आधे कैसे देख सकता है कोई मूवी? पूरी क्यों नहीं देखी? मैम अच्छी थी। पूरी क्यों नहीं देखी ये बता। मैम काम भी था और जाना भी था कहीं। अच्छा, यस मैम। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लास्ट में जब वो सर्जरी करता है ना, वो कितनी खतरनाक सर्जरी होती है। यस ओहो, मैम। इतने सारे डॉक्टर्स है ना उस एक सर्जरी में। ओह, दिमाग घूम जाता है मेरा, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कुछ होगा। डेंजरस मूवी थी वो, और रियल स्टोरी है वो। वो रियल डॉक्टर है। मैम फिर हार्ट वाला डॉक्टर भी था वहाँ पे बुलाया हुआ। हाँ, उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट भी बनाए थे, उन्होंने डेंटिस्ट भी बनाए थे, उन्होंने हर हर तरह के डॉक्टर थे उस ऑपरेशन थिएटर में। चलो यो हो गई। मैम। तेजस्विनी, प्रेजेंट मैम। करुणा, प्रेजेंट मैम। स्वाति, प्रेजेंट मैम। कामिनी, प्रेजेंट मैम। अनामिका कश्यप, प्रेजेंट मैम। नीता कुमारी, प्रेजेंट मैम।
नंदिनी, प्रेजेंट मैम। सुशील, प्रेजेंट मैम। पलक, प्रेजेंट मैम। प्रीति, प्रेजेंट मैम। नेहा, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रिया, प्रेजेंट मैम। नीता, यस मैम। मन्ना, प्रेजेंट मैम। दीति, आन्या, यस मैम। प्रेजेंट मैम। अर्चना, प्रेजेंट मैम। नमिता, Present, ma'am. दीक्षा, प्रेजेंट मैम। मीना, आंचल, प्रेजेंट मैम। अनुशिवा, प्रेजेंट मैम। विशाली, यस मैम। तनिष्क, पायल, प्रेजेंट मैम। मनीषा, स्नेहा, स्नेहा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ इसका, शिवांगी, शिल्पी, अंजलि, प्रेजेंट मैम। अंजलि, मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम। ओके यस मीनाक्षी, मैम। Yes, ma'am. ओके, रिया, Present, ma'am. साक्षी, प्रीति, प्रेजेंट मैम। किंजल, अनामिका, किंजल नहीं आई, अनामिका, किंजल को क्या हुआ, गुंजन, गुंजन तो आई है, गुंजन इज हियर, ओके स्टार्टिंग में तो थी, पलक, अंजू, प्रेजेंट मैम। भावना, प्रेजेंट मैम। दिव्य ज्योति, शगुन पठानिया, प्रेजेंट मैम। सत्ता कुमारी, प्रेजेंट मैम। दिव्यांशी, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अरुण, नवप्रीत कौर, या मैम। शेष, नितिका, प्रेजेंट मैम। आरुषि, आरुषि ने आज आना नहीं है, बताया था, अपूर्वा, यस मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। ओके कोई बच्चा जिसका रह गया हो, मैम 40 गुंजन। हाँ मैं वही कह रही थी, गुंजन तो थी, और बस 31। 31, बेटा उसकी तो लगवाने थे गहरी बस, और मैम हो गई। अच्छा मैं ग्रुप में भेजूंगी, अच्छा साक्षी आई है, मैम रुक जा, 47 और साक्षी। ओके साक्षी नहीं हुए, साक्षी